नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 की फाइनल जंग से पहले विपक्षी एकता को एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस जिस अडानी के मुद्दे पर मोदी को घेरने की पिच तैयार कर रही थी, पवार ने वो पिच ही खोद दी है। अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर हैं। 3 राज्यों में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। क्या इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो हारा हुआ चुनाव 30 दिन में जिता सकते हैं? क्या 30 अप्रैल से पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या राहुल गांधी नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल के नाम पर तैयार हो जाएंगे? कुछ क्लियर सिग्नल मिले हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या हो गया है मोदी के 24 वाले चैलेंजर का सिलेक्शन? मोदी के कितने दुश्मनों को भेज दिया गया है इनविटेशन? खड़गे ने फोन मिलाया, किसका किसका नंबर लगाया, किसको क्या बताया, किसको क्या समझाया? नीतीश ने कैमरे पर क्या बताया, कौन सा बड़ा पॉलिटिकल हिंट दिया? 543 सीटों की लड़ाई, इधर मोदी उधर गहरी खाई। विरोधियों की आपस में हाथापाई या हो गई गठबंधन वाली भरपाई? एकजुट विपक्ष का नैरेटिव क्या अब यही है 24 की सियासी स्क्रिप्ट? तो क्या विपक्ष वाकई एकजुट हो जाएगा? क्या विरोधी खेमे का कमांडर इन चीफ राहुल को बनाया जाएगा? और क्या मोदी विरोधी बाकी चेहरे पीएम की रेस से बाहर हो जाएंगे, या इसमें एक नया ट्विस्ट आएगा? मोदी के दुश्मनों की पॉलिटिकल लाइन लेंथ अचानक से बदली है। पहले जूम कॉल पर स्टालिन की लीडरशिप में 19 पार्टियों के नेताओं की मीटिंग, और अब विपक्ष के 3 बड़े नेताओं स्टालिन, नीतीश और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अध्यक्ष का फोन कॉल, और इस कॉल में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की बात। सवाल यह है कि 24 के लिए यह मोदी विरोधी मोर्चा बनेगा, या 24 से पहले ही मोदी विरोधी गुट का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा? मोदी के दुश्मन अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। खबर मोदी की 24 वाली गुगली पर छप रही है। मोदी के 24 वाले गेम प्लान की बात हो रही है। मोदी 24 ही नहीं 29 का रोड मैप रेडी किए बैठे हैं। विरोधी अभी भी 18 में ही अटके हैं। अमित शाह ने कह दिया है, मैदान विपक्ष तय कर ले, बीजेपी 2-2 हाथ करने को रेडी है। मैदान तुम तय कर लो, भारत में कहीं भी हो भाजपा वाले 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते। मोदी की टीम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? एकजुट होते विरोधियों में फूट को लेकर 100% श्योर क्यों है? पहले यह समझिए। मोदी के विरोधी डेमोक्रेसी नहीं खेल रहे, लोकतंत्र बचाओ यात्रा नहीं निकाल रहे। वो सारे केबीसी खेल रहे हैं। केबीसी, कौन बनेगा मोदी का चैलेंजर? और मोदी विरोधी गुट के केबीसी वाले खेल में पिछले कुछ सालों में हर बार एक नया चैलेंजर आया है। 2021 में बंगाल की जीत के बाद ममता बनर्जी को मोदी का चैलेंजर नंबर 1 माना जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही बंगाल से बाहर निकली, गोवा गंवा बैठी। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में भी दीदी का सिक्का नहीं चला, और बंगाल बचाने के चक्कर में उनके पीएम वाले एम्बिशन पर भी फुल स्टॉप लग गया। 22 में मोदी विरोधी केबीसी वाले खेल में दूसरा चैलेंजर आया, यानी केजरीवाल। केजरीवाल ने पंजाब तो जीता, लेकिन जैसे ही गुजरात में मोदी को चैलेंज देने की कोशिश की, फेल हो गए। ऊपर से दिल्ली में भ्रष्टाचार का दाग लग गया। 22 में साल भर आम आदमी पार्टी मोदी वर्सेस केजरीवाल, आप वर्सेस बीजेपी वाला कैंपेन चलाती रही, लेकिन अब 24 में पीएम बनने का चांस केजरीवाल के हाथ से भी गया। निकाली हो निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 23 आते आते कौन बनेगा चैलेंजर वाले गेम में एक और ट्विस्ट आया। भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत 24 में राहुल को मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर बताया गया। राहुल की संसद सदस्यता गई तो विपक्ष राहुल के साथ जरूर आया, लेकिन 24 के लिए राहुल की लीडरशिप
तब भी किसी को रास नहीं आई। नोट करने वाली बात यह है कि फोन पर खड़गे ने उन्हीं विपक्षी नेताओं को टैग किया जिनको 24 में पीएम नहीं बनना। नीतीश कह चुके हैं कि वो पीएम की रेस में नहीं है। उद्धव को महाराष्ट्र में अपनी साख बचानी है। स्टालिन को दक्षिण में रहकर ही सियासत करनी है। यानी अब तक तो सिर्फ इन 3 नेताओं ने ही राहुल को एक तरह से अपना नेता माना है। ये मुलाकातों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला चलता रहता है। कई बार दिखता है आपको, कई बार नहीं दिखता, कई बार आपको सुनाई देता है, कई बार नहीं सुनाई देता है। ये प्रक्रिया कई महीनों से चल रही होती है और अलग अलग संभावनाओं पर विचार विमर्श हो रहा होता है। तो कुछ आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में स्पष्ट आपको चित्र दिखेगा कि किस दिशा में विपक्ष जा रहा है। बाय एंड लार्ज सब एक बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी सत्ता में, लोकतंत्र पर खतरे के बाद बादल मंडराते रहेंगे। क्या जॉइंट कोalition होना बहुत जरूरी है? पे आपको सही हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या कांग्रेस होगी वो पार्टी जो लीड करेगी इस जॉइंट कोalition? जैसा मैंने आपको कहा, आने वाले हफ्तों में, महीनों में कुछ सवाल तब तक के लिए रहने दीजिए। सोचिए, 4 दिन में कांग्रेस मोदी के खिलाफ भीड़ तो इकट्ठा कर पाई, लेकिन राहुल के नाम पर सिर्फ 3 नेताओं को ही जोड़ पाई। और उन 3 में से भी एक यानी नीतीश अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सर देश यात्रा पर निकलिएगा सर? पहले कहा अभी उसके बारे में जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये वही नीतीश हैं जो 19 में मोदी के साथ चुनाव में गए तो जेडीयू को 16 लोकसभा सीटें मिली, और जब यही नीतीश 14 में अकेले लड़े तो सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही जीत पाए। रही बात उद्धव की, तो जब मोदी साथ थे तो 14 में 18 और 2019 में 19 लोकसभा सीटें शिवसेना को मिली। लेकिन उद्धव ने मोदी से रिश्ता तोड़ा और आज की तारीख में लोकसभा में उद्धव के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। यानी जो नेता, जो पार्टियां मोदी के बगैर खुद ही सिंगल डिजिट में सिमट जाती हैं, वो अगर राहुल को अपना लीडर मान भी लें तो 24 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने इसका एक हिंट अभी से दे दिया है। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मोदी मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ गोस्वामी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, और मजबूत कर। मोदी के चैलेंजर के तौर पर जिस राहुल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिन्हें संविधान का रक्षक बताने वाला पोस्टर घुमाया जा रहा है, वो राहुल फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पीएम कैंडिडेट है। ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि 10 साल से लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष के नेता पद पर भी नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी भी संख्या नहीं है कि वो प्रतिपक्ष का पद रख सके। 543 सीटों वाले लोकसभा में विपक्ष का नेता उसी पार्टी का होता है जिसके पास कम से कम 55 सीट हो। इस पैमाने पर कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती। हालांकि 14 में उसे सिर्फ 44 सीट और 19 में सिर्फ 51 सीटों पर जीत मिली थी। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र खतरे में है भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं,
आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। बावजूद इसके कांग्रेस को लगता है कि 24 के लिए वो राहुल के नाम पर मोदी विरोधी गुटों को मना लेगी। विपक्ष एक हो जाएगा और कंट्रोल कांग्रेस के पास होगा। राहुल ही फ्रंट फेस होंगे, यानी पीएम कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं मगर राहुल वाली ये पिक्चर अभी धुंधली है। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए शुरुआत 14 पार्टियों से हुई, फिर 17, फिर 20 पार्टियां इकट्ठा हुई। सबने हाथ से हाथ तो जोड़ा, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइंट फोर्स वजूद में ही नहीं आई। सब हवा हवाई है। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। कांग्रेस मोदी को हटाने वाला पोस्टर तो बनाती है, कांग्रेस अभी जिंदा है का नारा भी लगाती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जिंदा। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जिंदा। पोस्टर छपवाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मोदी को गाली देकर तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई कहानी तो बनाती है, कब्जा राज वाला टैक्स चिपकाती है। अडानी के बहाने मोदी को घेरते राहुल चीन की बीन बजाने लगते हैं। और जब कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ताइवानी को चाइनीज बताकर एंटी मोदी एजेंडा चलाती है, तो बीजेपी तुरंत पूछने लगती है कि राहुल चीन की तरफ से क्यों बोल रहे हैं, ताइवान को चीन का हिस्सा क्यों कह रहे हैं। देश और विदेश में लोकतंत्र खतरे में है वाला टेप बजाकर राहुल पहले ही कांग्रेस की किरकिरी करवा चुके हैं और 24 के लिए अपने विरोधियों को खुद ही सबसे बड़ा हथियार सौंप चुके हैं। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हो, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।